हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जब भी शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो उसमें करते क्या है कि जो भी ओरिजिनल मेंबर होता है जिनको शेयर्स अलॉट किया गया था, मतलब ओरिजिनल अलॉटी जो होता है, उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाता है। बेसिकली फॉरफिचर में क्या होता है, कैंसिलेशन होता है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि आपने कुछ शेयर्स की पेमेंट नहीं की थी। आपने इन द सेंस जिसको शेयर्स अलॉट किया गया था उनसे जो कंपनी ने पैसे माँगे, उन्होंने वो पे नहीं किया। तो इसी की वजह से कंपनी ने क्या किया, उन शेयर्स को फ़ॉरफ़िट कर लिया। तो बेसिकली क्या किया उन्होंने, जो शेयर्स अलॉट किए गए थे, उनकी अलॉटमेंट कैंसल कर दी गई है, ठीक? तो फ़ॉरफ़िटेड शेयर्स के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली वो क्या होता है, कैसे इसमें जनरल एंट्रीज़ होती है, न्यूमेरिकल क्या, तो सब चीज़ देखा गया है, ठीक? तो यहाँ पे हमें पता है कि शेयर्स की फ़ॉरफ़िट में क्या हो गया, जो अलॉटमेंट हुई थी, वो कैंसल हो जाएगी। यहाँ पे कैंसलेशन होता है। अब ऐसे केस में क्या करेगी कंपनी, आपसे दोबारा कोई पेमेंट नहीं मांगेगी, है ना? कि आपको रिमेनिंग पेमेंट्स इतने बचे हुए हैं, आप पे कर दीजिए या ऐसे कर दीजिए, नहीं, क्योंकि वो आपकी शेयर फॉरवर्ड कर ले रही है, आपको कैंसिल कर रही है, तो वो आपसे कोई पेमेंट भी नहीं करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो शेयर्स थे जो आपको अलॉट किए गए थे, अब वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाएंगे, वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएंगे। तो जब वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई तो अब कंपनी उसे क्या करेगी, अब कंपनी उसे सेल कर सकती है। सो बेसिकली जो शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, मतलब जिन शेयर्स का अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई है, जो ओरिजिनल अलॉटी थी उनकी मेंबरशिप जिसमें कैंसिल कर दी गई है, उन शेयर्स को जब कंपनी सेल करती है तो दैट विल बी अ री इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर है? तो फॉरफिटेड शेयर्स को जब सेल किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स या री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कंपनी यहाँ पे शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर रही है। जैसे एक फ्रेश इशू आया और फिर शेयर्स को अलॉट करना है एप्लीकेशन लेके, तो ऐसा अलॉटमेंट वगैरह नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जो ओरिजिनल अलॉटमेंट थी उसको कैंसिल करके कंपनी इन शेयर्स को सेल करती है। तो अब कंपनी जो है उन शेयर्स का सेल परचेज कर रही है, ना कि अलॉटमेंट करेगी किसी के नाम का। इज इट क्लियर? तो ये जो शेयर्स हैं जिनको री इशू किया जा रहा है, जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, कंपनी इसको किसी भी प्राइस पे इशू कर सकती है, ठीक है? जो री इशू कर रही है तो किसी भी प्राइस पे री इशू करते, इट मीन्स व्हाट, कि वो उसे पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, किसी पे भी इशू कर सकती है, री इशू कर सकती है। लेकिन कुछ कंडीशंस अवेलेबल होती हैं कि भाई अगर आप पार पे कर रहे हो या डिस्काउंट पे कर रहे हो तो कितना, है ना, आपकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ बातें वहाँ पे मेंशन की गई हैं। बट अदरवाइज याद रखिएगा कि री इशू जब भी शेयर्स का होता है तो वो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पे भी हो सकता है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जब शेयर्स को फ्रेश शेयर्स को जब हम इशू करते हैं, री इशू नहीं, जब इशू करते हैं शेयर्स को, तो उसे पार या प्रीमियम पे इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है। ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, ठीक? तो अब जब भी शेयर्स फॉरफिट किए गए और उनका री इशू किया जा रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? अब वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली होती है कि अगर हम इन्हें री इशू कर रहे हैं, वापस से मार्केट में ले आ रहे हैं, तो उसकी प्राइसिंग क्या रखें, कितने पे सेल करें, क्या प्राइस उसकी फिक्स करें ना। तो उसकी उसी के रिगार्डिंग कहा गया कि अगर आप उसे डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट आपने जो जिन शेयर्स को फॉरफिट कर रखा है, जिनको री इशू कर रहे हैं, उन शेयर्स पे जितना ऑलरेडी आपने रिसीव कर रखा था, उससे एक्सेस का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब समझिएगा, ये सिंपली कह रहा है कि शेयर फॉरफिट किए गए, यस। इसका मतलब जब शेयर फॉरफिट किए गए तो इसका मतलब यही हुआ कि इन शेयर्स पे कुछ पैसा मिल चुका था और कुछ पैसा आपने मांगा फिर भी नहीं मिला, तभी तो आपने शेयर फॉरफिट किया। तो जो पैसा आपको मिल चुका है, अगर आप इसे दोबारा री इशू करने जा रहे हैं तो जितना पैसा मिला है उतने तक का ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। मतलब अगर एक 100 रुपये के शेयर्स थे, जिन 100 रुपये के शेयर्स पे 60 रुपये रिसीव हो गया पर 40 रुपये रिसीव नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से कंपनी फॉरफिट कर रही है शेयर्स। अब कंपनी अगर इसे री इशू करने जाती है तो मैक्सिमम डिस्काउंट देके कितनी प्राइस पे री इशू कर सकती है। तो जितना पैसा रिसीव हो चुका है, 60 रुपीज़ रिसीव हो चुके थे इस शेयर पे, तो 60 रुपीज़ का मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है। ये मैक्सिमम है, इतना ही डिस्काउंट देना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम इतने का डिस्काउंट आप दे सकते हैं। मतलब आप 40 दीजिए, 50 दीजिए, 35 दीजिए, 20 दीजिए, पर मैक्स आप कितना, 60, क्योंकि 60 आपको इन शेयर्स पे रिसीव हो चुका था। इज इट क्लियर? दूसरी
इसी बात को दूसरे तरीके से क्या कहा जा सकता है कि जब भी आप रीइश्यू कर रहे हैं, उसकी प्राइस की अगर बात करें, तो आपका प्राइस कभी भी उतने रुपए से कम नहीं होना चाहिए जितना रुपए बकाया है उस शेयर्स पे। मतलब जितने का एरियर है, एटलीस्ट आपकी प्राइस उतनी तो होनी ही चाहिए। अब देखिए सिंपली से समझिएगा, क्योंकि यही एमसीक्यूज़ में और क्वेश्चंस में टिक मार्क में इस तरह से पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो पूरी कन्फ्यूज़न यहीं पे आ जाती है। तो इस बात को इस तरह समझिए कि जब शेयर्स फॉरफिट हुए तो दो एक चीज़ आपके साथ, मतलब दो चीज़ बेसिकली आपके साथ हुई। एक, आपको कुछ पैसा रिसीव हो गया और कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ। यही दो बातें आपके साथ हुई हैं। आपको कुछ पैसा रिसीव हुआ, कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो अब आप इन्हीं शेयर को रीइश्यू करने जा रहे हैं, तो अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो जितना पैसा रिसीव हो चुका है मैक्सिमम उतने तक का डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप प्राइस फिक्स करने जा ही रहे हैं तो एटलीस्ट उतनी प्राइस तो रखिए, मतलब मिनिमम उतनी प्राइस तो होनी चाहिए जितना पैसा आपको रिसीव करना है, जितना बकाया रह गया है, जिसकी वजह से आपने शेयर फॉरफिट किया है। इज इट क्लियर? तो वही बात कहने का तरीका अलग अलग है, बस क्वेश्चन में पूछा जाता है इन दो स्टेटमेंट के थ्रू। मतलब वही चीज़ एक एग्जांपल से समझिए कि 100 रुपये के शेयर्स थे, 60 रुपये रिसीव हो गया है, 40 रुपये रिसीव नहीं हुआ। अगर आप प्राइस फिक्स करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 40 रुपीज़ प्राइस तो रखनी ही रखनी है उस शेयर्स की। रीइश्यू प्राइस कितनी होनी रखनी है? एटलीस्ट 40 रुपीज़ रखनी है। क्यों 40? क्योंकि 40 रुपीज़ आपको मिले नहीं हैं उन शेयर्स पे, तो कम से कम इतना तो रिसीव करिए ही करिए ना, तो मिनिमम इतना रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम आप डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 60 रुपीज़ का। तो बात वही हो गई। इज इट क्लियर? अब अगर आप डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, आपने अगर डिस्काउंट दिया, कितना मैक्सिमम दे सकते हैं? जितना आपने पैसा रिसीव कर रखा है फॉरफिटेड शेयर्स पे, जितना पैसा अमाउंट रिसीव कर चुका है, यानी कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो पैसा आपके सामने है, अब वो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था फॉरफिटेड शेयर से, तो आपको जितना पैसा रिसीव हो चुका है, अब आप अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसी शेयर से उसको, उसी पैसे से उसको राइट ऑफ कराइए। इसका मतलब, कहने का क्या मतलब हो गया कि जब डिस्काउंट दिया जाता है रीइश्यू शेयर्स पे, मतलब फॉरफिटेड शेयर्स को जब रीइश्यू किया जाता है और डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट के अमाउंट को हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से ही एडजस्ट करते हैं, मतलब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। जब हम शेयर फॉरफिट किए थे तो उस वक्त हम क्या किए थे? शेयर फॉरफिचर अकाउंट को क्रेडिट किए थे, है ना, कि इतना पैसा इन शेयर्स पे रिसीव हो चुका था आपको, है ना, हम इस तरह से उसको क्रेडिट किए थे। अभी जब डिस्काउंट आप वापस से रीइश्यू कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जितने भी रुपए का डिस्काउंट आप दे रहे हैं उसको कहाँ से एडजस्ट करना? जितना उन शेयर से ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं उसी से एडजस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को ही हम डेबिट करते हैं डिस्काउंट के अमाउंट से, और ये जो डिस्काउंट का अमाउंट, उसी को हम कहते हैं लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स, है ना। तो फॉरफिटेड शेयर्स को जब हम रीइश्यू कर रहे हैं तो जो लॉस हो रहा है, इसका मतलब जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। और ये सिंपल से याद करने की बात नहीं है। पैसा रिसीव इन्हीं शेयर्स पे हुआ था जिसको हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में रखा था, ठीक। अब जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं इन्हीं शेयर पे, मतलब कम पैसा रिसीव करेंगे, तो उस कम पैसे को हम किस में से एडजस्ट करें? जितना हम रिसीव कर चुके हैं उन्हीं में से एडजस्ट करते हैं। भाई शेयर से ही तो उतना ही पैसा पहले आ चुका है, अब हम और मंगा रहे हैं, तो अगर कुछ डिस्काउंट दिए तो एडजस्ट किससे करेंगे? जितना आ चुका है उसी से एडजस्ट कर दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर जब आप ऐसा करते हैं तो आप रीइश्यू कर दिए और आप डिस्काउंट का अमाउंट है आपने शेयर फॉरफिचर अकाउंट से उसको एडजस्ट भी कर दिया, फिर भी कुछ पैसा बच गया, मतलब वही बात हो गई कि मैक्सिमम 60 रुपये का डिस्काउंट दे सकते थे, पर आपने पूरा पूरा डिस्काउंट नहीं दिया, आपने सिर्फ 40 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है, तो मतलब 20 रुपीज़ तो अभी भी उस शेयर फॉरफिचर अकाउंट में बचे होंगे ना। तो अगर शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कोई बैलेंस बचा रह जाता है रिलेटिंग टू वोट, जिन शेयर्स को आपने री इशू किया था उन शेयर्स की वजह से, उन शेयर्स के पैसों में से कुछ पैसा अभी भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट में बचा है, जैसे 20 रुपीज़ की हमने बात की, अभी भी बचा है, तो वो 20 रुपीज़ कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा और उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इज़ इट क्लियर? तो फॉरफिटेड शेयर्स को जब भी री इशू किया जाएगा, तो जब अगर उसे री इशू किया जा रहा है तो जिस भी प्राइस पे री इशू किया जा रहा है, अगर उस आपने उसको डिस्काउंट दिया है तो उस डिस्काउंट के अमाउंट को हम एडजस्ट करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट से, मतलब जो पहले उससे पैसा रिसीव किए थे उसी अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। और अगर उस अकाउंट में कुछ और पैसा बचा रह गया, क्योंकि हमने उस जिसकी वजह से वो पैसा आया था उन शेयर्स को री इशू कर दिया है, तो अगर उसमें कुछ और पैसा उन शेयर्स का बचा रह गया है तो उस पैसे को हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हुए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा, जो पूछते हैं एमसीक्यूज़ में कि क्या शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस कभी ज़ीरो हो सकता है? सो यस, शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो हो सकता है
कब हो सकता है? जब जितने भी जो भी शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे उन सारे शेयर्स को रीइश्यू कर देते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितना भी बैलेंस बचता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, वो पूरा बैलेंस हमको क्या मानना होता है, कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही केस है, जब पूरा का पूरा शेयर जो फॉरफिट हुआ है वो पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू हो जाए, तो हमारे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस बचेगा। क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी प्रॉफिट बच जाएगा उसको हमें जितना तो एडजस्ट कराना है, एडजस्ट करा दीजिए डिस्काउंट का अमाउंट। अगर कुछ पैसा बच गया तो हमें उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। इसका मतलब शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि सारे शेयर्स जो फॉरफिट किए गए थे, जिनका पैसा हमारे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में था, वो सारे शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं। तो इसीलिए हमको उसको ट्रांसफ़र कर देना होता है और ऐसी सिचुएशन में शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस रहता है, अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। अब यहाँ तो एक बात हो गई कि सारे फॉरफिटेड शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया। पर एक सिचुएशन ऐसे भी तो हो सकती है जब कंपनी सारे फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू ना करे, मतलब कुछ पार्ट में ही रीइश्यू हो रहे हैं। मतलब अगर आपने 40 शेयर्स को फॉरफिट किया था, तो सिर्फ 30 शेयर्स को आप रीइश्यू कर रहे हैं, 10 शेयर्स को आप रीइश्यू नहीं कर रहे हैं। तो 10 शेयर्स के लिए जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ था, वो पैसे तो कहाँ रह जाएंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ही रह जाएंगे ना। आप 30 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं, डिस्काउंट पे करिए, कोई बात नहीं, डिस्काउंट्स का पैसा आप उसी 30 शेयर्स के रिसीविंग पैसे में से एडजस्ट करा लीजिए। उसी 30 शेयर्स के जो पैसे रिसीव हुए थे पहले, उसी में से अगर कुछ बच गया तो उसको जाके कैपिटल रिजर्व में भेज दीजिए। लेकिन जो 10 शेयर आप रीइश्यू नहीं कर रहे हैं, उसका पैसा तो हमेशा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ही रहेगा। इज़ इट क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस दिखता है। कब दिखता है? जब पार्ट में रीइश्यू हुआ हो। इज़ इट क्लियर? यही कन्फ्यूज़ करता है, पर इसमें बहुत क्लियरली अगर समझेंगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि भाई अगर रीइश्यू पार्ट में हो रहा है, तो कैपिटल रिजर्व में भी प्रोपोर्शनेट में पैसा जाएगा ना, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में प्रोपोर्शनेट में जाएगा। जितना रीइश्यू हुआ है, उतने के ही पैसे को हम एडजस्ट करा के कैपिटल रिजर्व में भेजेंगे। बाकी जो रीइश्यू नहीं किया गया, उन शेयर का पैसा तो अभी भी कंपनी की प्रॉपर्टी, तो उसका पैसा भी कंपनी के पास ही रहेगा। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ही वो दिखता रहेगा। इज़ इट क्लियर? अब अगर कंपनी उन शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू से ज़्यादा की प्राइस पे रीइश्यू करती है, भाई कंपनी बहुत रिनाउंड थी, ठीक है, कंपनी रिनाउंड थी तो भले ही फॉरफिटेड शेयर्स थे, पर जब उसे रीइश्यू करने की बात आई तो उसको भी उसने फेस वैल्यू से ज़्यादा की प्राइस, मतलब प्रीमियम प्राइस पे उन्होंने उसको वो किया, रीसेल किया, ठीक है, रीइश्यू किया। तो ऐसे केस में जो भी एक्सेस अमाउंट है, फेस वैल्यू से जितना भी एक्सेस अमाउंट है, उस एक्सेस अमाउंट को हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसा कि हम नॉर्मल केस में करते थे, है ना? ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री की। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो याद रखना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं और मिनिमम प्राइस कितना रख सकते हैं। जितना बकाया रह गया था, जिसका आपको पेमेंट नहीं मिला था, जिसकी वजह से आपने फॉरफिट किया, एटलीस्ट उतना प्राइस तो आप रखिए रीइश्यू के वक्त। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना कर सकते हैं, जितना आपने उस शेयर्स पे रिसीव कर रखा है उतने तक आप डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। बस ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। अब जनरल एंट्री की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री जो पास करेंगे शेयर्स को रीइश्यू करने की, तो जिस प्राइस पे आप रीइश्यू करेंगे वो पैसा आपको आएगा, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मतलब आप जब रीइश्यू कर रहे हैं तो रीइश्यू जिस भी प्राइस पे कर रहे हैं वो पैसा आपको रिसीव होगा। तो जितने शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाई जिस प्राइस पे रीइश्यू किए जा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई करके बैंक अकाउंट में लिख देंगे। फिर आएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफिचर अकाउंट, दोनों में से जो भी कहिए आप। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में हम डेबिट करेंगे और क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रीइश्यू। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है ना, तो जितना डिस्काउंट का अमाउंट है वो हम किससे एडजस्ट कर लेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। तो पहले जब फॉरफिट किया था तो इसको क्रेडिट किया था, अभी एडजस्ट करने के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, डिस्काउंट के अमाउंट से। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में तो हमेशा नॉर्मल वैल्यू जाएगी कि भाई इतना ये है और इतना डिस्काउंट है, तो टोटल प्राइस इतने का हुआ, ये शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारी आ जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। मतलब फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अगर कोई पैसा बचा है तो उसको हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अगर देखिए याद रखिएगा, इस एंट्री के केस में बस यही याद रखना है आपको, जो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी जो पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो पूछा जाता है, कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस दिखेगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना बैलेंस दिखेगा, यही पूछा जाता है। बैलेंस आपसे पूछा जाएगा, फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस। अब उस केस में याद रखिए, पूरा शेयर फॉरफिट जितना किया था पूरा रीसेल कर दिया गया, तो फॉरफिचर अकाउंट में जीरो बैलेंस बचेगा। पर अगर पार्ट में री इशू किया गया है, तो जितना पैसा जितना शेयर्स री इशू किया गया है, उतने ही शेयर्स को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से डिस्काउंट का अमाउंट एडजस्ट करेंगे, उतने ही शेयर्स
को हम उस जो बचा हुआ पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में होगा उतने शेयर्स के प्रोपोर्शनेट में उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर जो पार्ट आपका नहीं री इशू किया गया है उससे रिलेटेड जितना पैसा आपको रिसीव हुआ था वो पैसा आपके शेयर फॉरफिचर अकाउंट में अभी भी दिखेगा, ये याद रखिएगा। इज़ इट क्लियर? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कि एक कंपनी है जिन्होंने 200 शेयर को फॉरफिट किए और शेयर की जो प्राइस थी ₹10 की थी, ठीक है? ₹10 वाले 200 शेयर को फॉरफिट किया गया जिसमें उन्हें ₹600 रिसीव हुए। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए तो कितना हो गया 2000। ₹2000 के शेयर्स थे जिसमें से ₹600 उनको रिसीव हो चुके हैं। इज़ इट क्लियर? मतलब क्या हो गया आपको कि बाकी जो रिमेनिंग पैसे हैं वो आपको रिसीव नहीं हुए हैं। Assuming that company reissue these shares for rupees 1800 as fully paid। अब इन 200 शेयर्स को 1800 रुपये पे री इशू कर दिया गया। शेयर्स 2000 के थे, 1800 पे री इशू किया जा रहा है। डिस्काउंट कितने का दिया गया? 200 रुपये का डिस्काउंट पे री इशू किया गया। मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितने का कर सकते थे? 600 रुपये का, क्योंकि 600 रुपये आपने रिसीव कर लिया। जितना मैक्सिमम आप रिसीव कर चुके हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप उतने का ही दे सकते हैं। तो 200 शेयर पे आपको 600 रुपये रिसीव हो चुका है, तो अगर डिस्काउंट देना भी होता तो 2000 में से आप 600 मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते, मतलब आप 1400 के प्राइस पे इसको री इशू कर सकते थे। तो ज़रूरी नहीं था कि आप पूरा 600 का डिस्काउंट दे दीजिए। तो इसी तरह कंपनी ने क्या किया, पूरा 600 का डिस्काउंट नहीं दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? सिर्फ 1800 का डिस्काउंट दिया। 1800 का प्राइस पे इशू किया, सिर्फ 200 का डिस्काउंट दिया। तो अब इस 200 को हम किस अमाउंट से एडजस्ट करेंगे? जितना रिसीविंग अमाउंट है। इज़ इट क्लियर? तो अब आपको इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। मतलब पहले आप क्वेश्चन देखते हो, कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, कितना नहीं डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट अमाउंट कहाँ से एडजस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है? अब पैसा कितना आएगा? जितना आपने रीइशू किया है, तो कितने पे रीइशू किया गया? 1800 पे, जो कि फुल्ली पेड है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 1800, भाई इतना पैसा रीइशू का आएगा। अब एडजस्ट करेंगे लॉस ऑन रीइशू वाला, भाई डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट के पैसे को हमको किससे एडजस्ट करना होगा? जहाँ पैसा रखा है आपने, पैसा कहाँ रखा है आपने रिसीविंग का? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने से? 200 से, क्योंकि डिस्काउंट कितने का दिया गया? 200। अब बताइए, एक बात बताइए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा रहा होगा? जितना पैसा आपने रिसीव किया था, 600 रुपये रिसीव किया था, वही शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में था। अब 600 में से 200 डिस्काउंट दे दिया गया, तो अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितने का बैलेंस दिखेगा? 400 का बैलेंस दिखेगा। और यही 400 का बैलेंस हमको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, ठीक? तो अब ये बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने के थे? 2000 वाले। 200 शेयर ₹10 वाले कितने के थे? 2000 के। ये हो गया आपका क्लियर? अब जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट का रिमेनिंग बैलेंस है, क्योंकि 200 शेयर फॉरफिट किए गए और 200 शेयर पूरे के पूरे रीइशू किए जा रहे हैं। कहीं नहीं लिखा गया है कि 200 से कम के शेयर इशू किए जा रहे हैं, बस लिखा गया 1800 रुपये पे रीइशू कर दिए गए। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब कि जितना भी पैसा आप शेयर फॉरफिचर अकाउंट में बचा है, पूरा का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पैसा वहाँ से निकालिए और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है? तो 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400। 400 अभी भी बचा हुआ था हमारे अकाउंट में, जब रिसीविंग वाले अकाउंट में, वहाँ से हमने उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।